यहाँ पर हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास का परिचय का महत्व हम देखेंगे। क्या होता है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व? तो प्राचीन भारतीय इतिहास महत्व हम देखते हैं। महत्व जैसे प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन है, कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसमें हमें जानकारी मिलती है। जैसे यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में हमें बहुत सारी कई दृष्टियों से इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि मानव समुदाय ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृति का विकास कब, कहाँ और कैसे किया था। यह बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की और जिससे कि मानव जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरीके से प्राकृतिक संपदाओं की खोज की, उनको उपयोग में लिया, किस तरीके से उन्होंने अपनी जीविका के साधन जुटाए। हम यह भी जान पाते हैं कि उन्होंने खेती, कटाई, बुनाई, धातु कर्म आदि की शुरुआत कैसे की, कैसे जंगलों की सफाई की, कैसे ग्रामों, नगरों और अंतर राज्यों की स्थापना की। कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक कि वह लिखना नहीं जानता हो। आज भारत में विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलित हैं। उन सबका विकास प्राचीन लिपियों से हुआ है। हमारी आज की भाषाओं का भी वही हाल है। हमारी वर्तमान भाषाओं की जड़ें अतीत में हैं, वे कई युगों से विकसित हुई हैं। तो महत्व के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं अनेकता में एकता। अनेकता में एकता। जैसे हम बात करें, प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा रोचक है, क्योंकि भारत अनेकों अनेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। प्राग का आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, शक, हूण, तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया है। प्रत्येक प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला, साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योगदान दिया है। ये सभी समुदाय अपने सारे सांस्कृतिक जो भी विशिष्ट हैं, इस तरीके से मिल गए हैं कि आज उनमें किसी को हम उनके मूल रूप में साफ साफ पहचान भी नहीं सकते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता जो विलक्षणा है यहाँ पर, यानी प्राचीन भारतीय संस्कृति का जो लक्षण है यहाँ पर, वो क्या रहा है? इसमें उत्तर और दक्षिण के, पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान समेकित हो गए हैं। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक संस्कृत मूलक संगति के यानी संस्कृति के अंग हैं। जो प्राग आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति में आए हैं। लेकिन द्रविड़, मुंडा और अनेक यहाँ पर संस्कृतेतर भाषाओं में बहुत सारे शब्द हैं, उन वैदिक ग्रंथों में भी आए हैं, जिनका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है। ये शब्द प्राय द्वीपीय और वैदिकेतर भारत से संबंधित विचारों, संस्थाओं, उत्पादनों और निवासों के द्योतक हैं। इसी प्रकार पाली और संस्कृति के बहुत से शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित विचारों और संस्थाओं के द्योतक हैं, वे लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। इनमें भारत के पूर्वांचल में यहाँ प्राक आर्य जातियां बसी हुई हैं, उनका योगदान किया है। यहाँ के लोग मुंडा और कोल भाषाएं बोलते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि हिंद आर्य भाषाओं में फाहा, नौका, खती, खती को हम बोलते हैं डिगिंग स्टिक आदि सूचक प्रमुख शब्द मिलते हैं। वे यहाँ पर मुंडा भाषाओं में लिए गए हैं, यानी कि मुंडा भाषा से वो लिए गए हैं। यद्यपि छोटा नागपुर के पठार में बहुत से मुंडा परिसर हैं, फिर भी मुंडा संस्कृति का पुरावशेष उतना नहीं है जितना कि द्रविड़ संस्कृति का है। द्रविड़ भाषा के भी अनेक शब्द हैं, हिंद आर्य भाषाओं में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में जो धम्मन्वयात्मक तथा शब्दात्मक परिवर्तन लक्षित होते हैं, उनकी व्याख्या है मुंडा प्रभाव के आधार पर जितनी की जा सकती है
उतने ही द्रव्य प्रभाव के आधार पर की जा सकती है। जैसे भारत प्राचीन काल से ही विविध धर्मों का प्रांगण रहा है। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ है, परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण और प्रतिप्रभाव इस प्रकार हुआ है कि लोग भले ही भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलते हों, भिन्न-भिन्न धर्मों को मानते हों, भिन्न-भिन्न सामाजिक रीति-रिवाजों पर चले हों, पर सारे देश में सभी एक सामान्य जीवन पद्धति है। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता झलकती है। प्राचीन भारत के लोग एकता के प्रति प्रयत्नशील रहे हैं। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा है। सारे देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष यानी भरतों का देश नाम दिया है और इसके निवासियों को यहाँ पर भरत संतति कहा गया है। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिक और यहाँ पर जो भी शास्त्रकार हैं, उन्होंने इस देश को अखंड इकाई के रूप में देखा है। हिमालय से समुद्र तक फैली इस भूमि की उन्होंने सार्वभौम यानी सकल विश्व देशव्यापी राजा के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना की है। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र से यानी ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक रूप से यशोगान किया है। ऐसे राजा यहाँ पर चक्रवर्ती कहलाते हैं। देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई है। एक तो ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया है, और फिर ईसा पूर्व यानी ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची है। 7वीं सदी में आते हैं चालुक्य राजा पुलकेशन। इसने हर्षवर्धन को हराया था और संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति इनको माना था। राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी देश में राजनीतिक ढांचा कमोबेश एक जैसा रहा है। विजेताओं और सांस्कृतिक नेताओं के मन में भारत का मान यानी भारत का जो भान है यहाँ पर वो किस तरीके से है, अखंड भूमि के रूप में हुआ है। भारत में इस एकता को विदेशियों ने भी सकारा है। वे सर्वप्रथम सिंधु यहाँ पर तटवासियों के संपर्क में आए थे, इसलिए उन्होंने पूरे देश को यहाँ पर क्या कहा है, सिंधु या इंडस नाम दिया है। और ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है। इस शब्द का प्रयोग 6वीं सदी ईसा पूर्व ईरानी अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया था और कालक्रमेण हमारा देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ, जो कि इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। यह फारसी और अरबी भाषा में हिंद नाम से विदित होता है। हिंदुस्तान शब्द पहले सदी में ईरान के सासानी शासकों के अभिलेख में मिलता है। इनका प्रयोग भी सिंधु क्षेत्र के लिए हुआ था। देश में भाषात्मक एवं सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे हैं। ईसा पूर्व 3वीं सदी में प्राकृतिक देश भर की संपर्क भाषा का काम करती थी, यानी कि लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। सारे देश के विभिन्न भागों में अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्रह्मा लिपि में लिखे गए हैं। बाद में वह स्थान संस्कृत में लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई। और यह सिलसिला है ईसा की 4वीं सदी में आकर के गुप्त काल में और फिर मजबूत हुआ। यद्यपि गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में लिखे जाते रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तमिल प्रदेश में वैसे तो आह्लाद और भक्ति भाव से पढ़े जाते हैं, जैसे काशी और तक्षशिला के पंडित मलवियों में, लेकिन मंडलियों में जैसे पढ़े जाते हैं वैसे ही वहां पर पढ़े जाते हैं। इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई है। बाद में इन्हें विभिन्न स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत किया गया है, परंतु भारत के सांस्कृतिक मूल्य और चिंतन चाहे जिस रूप में भी प्रस्तुत किए जाएं, उनका सार तत्व सारे देश में एक सा रहा है। भारतीय इतिहास की यह विशेषता रही है कि यहाँ एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई है। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ तो सारे देश में व्याप्त हो गई। प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए थे वे भी किसी न किसी वर्ण और जाति में मिल गए। वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों और मुसलमानों को भी प्रभावित किया है। धर्म परिवर्तन करने वाले लोग किसी न किसी जाति के थे और वे हिंदू धर्म को छोड़कर नए धर्म में दीक्षित हो जाने पर वो पूर्ववत चलते रहे।
फिर बात करें वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता क्या है। हम वर्तमान में अतीत के बारे में क्यों जानकारी ले रहे हैं, क्यों हम वर्तमान में अतीत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता। अतीत की प्रासंगिकता। तो वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता के बारे में हम बात करते हैं। जैसे आधुनिक काल में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन कर विशेष महत्व है। कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को फिर से लौटना चाहते हैं और भारत के उज्जवल अतीत का गुणगान करते नहीं आगाते हैं। उन्हें कला कौशल की प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण की उतनी चिंता नहीं है। वास्तव में वे समाज और संस्कृति का पुराना प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अतीत को ठीक से समझना हमारी निहायत जरूरी है। बेशक प्राचीन भारत के लोगों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है, पर केवल अतीत की प्रगति के बल पर हम आज के ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसमें संदेह नहीं है कि प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय व्याप्त था। निचले वर्ण जैसे कि शूद्रों और चंडालों पर जिस तरीके से अपात्रताएं थोपी गई थी, वह आज के विचार में बड़ा ही खेदजनक है। अगर पुरानी जीवन पद्धतियों में परिवर्तन न लाया जाए तो संभवतः वे सारी विषमताएं भी सर उठाएंगी। भारत में सभ्यता के विकास की धारा इन सामाजिक भेदभावों की वृद्धि के साथ साथ वही है। प्रकृति मूलक और मानव मूलक कठिनाइयों पर विजय पाने में हमारे पूर्वजों में जो सफलता मिली है, उनमें हमें भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है। पर अतीत को पुनः लौटाने का अर्थ होगा कि उन सामाजिक विषमताओं को कायम रखना जिनके कारण हमारा देश चिरकाल से दुर्ग्रस्त या दुर्दशाग्रस्त रहा है। इसलिए सही ढंग से अतीत का मर्म समझना आवश्यक है। प्राचीन मध्य और उत्तर भारत की यानी उत्तर काल की बहुत सी रूढ़ियां वर्तमान काल में भी हमारा पीछा करती आई हैं। जैसे कि पुराने लोकाचार, मान्यताएं, सफा सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड विधियां लोगों के मन में इतनी गहराई तक पहुंच गई हैं कि इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। दुर्भाग्यवश ये पुराने दुराग्रह व्यक्ति और राष्ट्र विकास के लिए रोकते हैं। इस तरह की बातों को उपनिवेशीय परिस्थिति में जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता है। जब तक समाज से अतीत के ऐसे दुराग्रहों को दूर नहीं करा देंगे, तब तक भारत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकता है। जातिवाद और संप्रदायवाद देश की एकता कायम रखने और उसे प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने में बाधक है। जाति प्रथा और पूर्वाग्रह पढ़े लिखे लोगों के मन में शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को घुसने नहीं देते हैं, सामान्य हित में एकताबद्ध नहीं होने देते हैं। महिलाओं को नागरिकों के अधिकार भले ही मिल जाएं, लेकिन समाज में युगों से दबी रहने के कारण वे अपनी भूमिका निभाने में समर्थ नहीं हुई है। निम्न वर्ग के लोगों को भी यही हाल है। प्राचीन भारत के अध्ययन में हम तय में बैठ करके पता लगा सकते हैं कि इन दुराग्रहों की जड़ें कहाँ हैं। हम उन कारणों को ढूंढ सकते हैं जिन पर जाति प्रथा और महिला की पराधीनता टिकी हुई है और संकीर्ण संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अतः प्राचीन भारत का इतिहास केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो यहाँ पर जानना चाहते हैं। अतीत का वह उज्जवल स्वरूप क्या है जिसे कुछ लोग फिर से लौटना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो देश की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों को पहचानना चाहते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का जो काल है, वो मूल ग्रंथों में द्रविड़ और असंस्कृत शब्दों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व संगम इतिहास के बारे में बताया गया है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व लोक भाषा के रूप में प्राकृत भाषा थी और चौथी शताब्दी और ईसा पूर्व उसके बाद है राजभाषा के रूप में संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे या नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक कौन कौन से हुए हैं।